हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग शेप्स एंड एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। जब मैं पीछे क्वांटम नंबर्स की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिफाइंड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि जो एस वाले ऑर्बिटल होंगे उनका शेप अलग होगा, पी वाले का शेप अलग होगा, डी वाले का अलग होगा। तो हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एस वाले ऑर्बिटल्स बना रखे हैं। तो एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये स्फीयर होते हैं। लेकिन अगर मैं इनको इन ऑर्बिटल्स को देखूं और इनका वेव फंक्शन प्लॉट करूं, तो सपोज करो मैं साई एज अ फंक्शन ऑफ आर प्लॉट करूं, तो ये जो मेरा 1s वाला ऑर्बिटल है इसके लिए साई एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए जब मैं साई स्क्वायर डीवी प्लॉट करूंगा, साई स्क्वायर अगर आपको याद हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी और डेंसिटी के साथ डीवी लिखूंगा तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यानी अगर मैं 1s वाले ऑर्बिटल में देखूं तो सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। फिर जैसे जैसे दूर जाऊंगा वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और फिर घटती जाएगी। तो हम अब इलेक्ट्रॉन को एक सर्किल से ना दिखा करके इस तरीके से एक रीजन से दिखाते हैं, टिपिकली डॉट से दिखाते हैं जैसे तुम बुक में देखोगे। और यहाँ तो मैंने ऐसे ही डॉट्स बना दिए, बट डॉट्स की जो डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स होंगे वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये मेरा 1s वाला ऑर्बिटल हो गया। अब मैं 2s वाले ऑर्बिटल को देखूं तो उसका जो साई और आर के बीच का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। साई 2s के लिए पहले पॉजिटिव होता है, बीच में एक जगह जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। इसलिए जब मैं 2s के लिए साई स्क्वायर डीवी प्लॉट करता हूं तो ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए साई स्क्वायर सेम ही रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, जहां पर साई की वैल्यू ही जीरो हो गई वहां पे साई स्क्वायर भी जीरो हो गया। यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है। अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो अगर 1s में मैं सेंटर से बाहर की तरफ जाऊं तो मेरी प्रोबेबिलिटी पहले बढ़ी और फिर घट गई। जहां पर डार्क कलर है वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा, जहां पे व्हाइट है वहां पर कम है। लेकिन 2s में जब मैं सेंटर से बाहर की तरफ जाऊंगा तो पहले प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर घटी और फिर बढ़ी। और ये जो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बीच में कहीं पर आकर के जीरो हो गई, इसको मैं नोड कहता हूं। जो मेरा 2s ऑर्बिटल है उसमें एक नोड हो गया। टू बी प्रिसाइज इसको मैं रेडियल नोड कहता हूं, क्योंकि एक गिवन रेडियल डिस्टेंस पे सारी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। अब ऐसे ही अगर मैं 3s वाला ऑर्बिटल देखूं तो मैं यहां पर इसका ग्राफ बना दूं। इसका साई वर्सेस आर के ग्राफ में ये ऐसे जाएगा, फिर जीरो जाएगा, फिर ऐसे पॉजिटिव होगा। तो यहां पर दो जगह साई चूंकि जीरो हो जाएगा, थोड़ा छोटा मैंने बना दिया है, इसलिए 3s वाले ग्राफ में दो नोड हो जाए, एक यहां पर और एक यहां पर। इन जनरल ns वाले किसी भी ऑर्बिटल में n-1 रेडियल नोड्स होंगे। 1s में एक भी नोड नहीं होगा, 2s में एक नोड होगा, 3s में दो नोड होंगे, 4s में तीन नोड होंगे। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑर्बिटल आया वो l इज इक्वल टू 1 वाले ऑर्बिटल आए, जिनको मैं p ऑर्बिटल कहता हूं। ये डंबल शेप का होता है और डंबल शेप की एक्सिस अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकती है। जो स्फीयर था उसमें कोई ओरिएंटेशन इफेक्ट नहीं होता, तो वहां तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो होता था। यहां पर ये डंबल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ये उसका ओरिएंटेशन डिफाइन करता था, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और 1 से रिलेटेड है। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं दे आर, इन्होंने कहा था 3 डीजेनरेट p ऑर्बिटल्स आर अलाइंड अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस। इस डीजेनरेट का मतलब है इक्वल एनर्जी।
इसका मतलब जो px, py और pz इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। ये ध्यान रखना कि एक सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं नॉर्मल केस में उनकी एनर्जी हमेशा इक्वल होती है। दे आर सेड टू बी डीजेनरेट। इन p ऑर्बिटल की क्या खास बात है कि p ऑर्बिटल्स में एक एंगुलर नोड होगा। एंगुलर नोड का मतलब यह है कि एक गिवन प्लेन में, जैसे यहां पर अगर px वाला मैं p ऑर्बिटल देखूं तो इसमें yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर मैं py वाला देखूं तो उसमें xz प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। pz वाले में xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यानी कि किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसको हम एंगुलर नोड बोलते हैं। ऐसे ही फिर L इज इक्वल टू 2 के लिए d ऑर्बिटल्स हो गए, तो यहां पर m की वैल्यू -2 -1 0 1 2 होगी। यानी कि 5 तरह के d ऑर्बिटल होंगे। ये टिपिकली डबल डिम्बल्ड होते हैं। तो एक तो dyz होगा जो कि yz प्लेन में इन बिटवीन एक्सिस ओरिएंटेड होगा। dxz होगा जो कि xz प्लेन में इन बिटवीन द एक्सिस ओरिएंटेड होगा। और dxy होगा जो कि xy प्लेन में इन बिटवीन द एक्सिस ओरिएंटेड होगा। इसके अलावा एक ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिएंटेड होता है। और एक ये dz स्क्वायर होता है जो कि z एक्सिस के अबाउट ओरिएंटेड होता है और उसके चारों तरफ एक रिंग जैसी बनी होती है। ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं। d ऑर्बिटल्स में 2 एंगुलर नोड्स होते हैं। इस तरीके से हम लोग s, p और d ऑर्बिटल के शेप याद कर लेंगे। f ऑर्बिटल के शेप हम लोगों को पढ़ाए नहीं जाते तो उनकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम नोड्स के कंसेप्ट पे जाएं तो किसी भी ऑर्बिटल में जो रेडियल नोड्स होते हैं उनकी वैल्यू n-l-1 होती है। n जहां पे उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एंगुलर मोमेंटम या अजीमुथल क्वांटम नंबर और 1 तो 1 ही है। एंगुलर नोड्स की वैल्यू l होती है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू n-1 हो जाएगी। इसको देखते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि 3s में कितने नोड्स हैं, तो यहां पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, इसलिए रेडियल नोड्स हो जाएंगे 3 - 0 - 1 2, जो कि मैंने पीछे बताया था। s में कोई भी एंगुलर नोड नहीं होगा और टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहां से 2 ही हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई यही मुझसे पूछे कि 4p में कितने नोड्स हैं, तो 4p के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए रेडियल नोड्स हो जाएंगे 4 - 1 - 1 2। एंगुलर नोड्स हो जाएंगे l1 है इसलिए 1, और टोटल नोड्स हो जाएंगे 4 - 1 3, जो कि 2 + 1 भी हो जाएगा। ऐसे ही कोई मुझसे 5d में पूछे तो 5d में n = 5, l = 2, तो रेडियल नोड हो गए 2, एंगुलर नोड भी हो गए 2, और टोटल 4 नोड्स हो गए। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो बाकी सारे एटम से इसलिए डिस्टिंक्ट है क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो जैसे हमने बोर के सिस्टम में पढ़ा था, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का झंझट नहीं होता है। इस वजह से हाइड्रोजन एटम में जब लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट की तो इन्होंने पाया कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ फंक्शन ऑफ n ओनली। मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर जो 2 वाली दोनों सबशेल हैं 2s और 2p उनकी उससे ज्यादा होगी, फिर 3 वाले जो तीनों सबशेल हैं उनकी एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी, फिर 4 वाली। तो सीधे 1 2 3 4 देखना है, sp-df से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके बाद हम बाकी सारे एटम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। और होता क्या है कि हम लोग उसको रिटेन कर लेते हैं, कहीं पे हाइड्रोजन एटम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट वहां भी लगा देते हैं। ये गलती आप नहीं करेंगे। आप ये बात अलग से ध्यान के रखो कि हाइड्रोजन की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है,
वो खाली n पे डिपेंड करता है, बाकी सब चीजों के लिए n और l दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने कहा इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम n+l रूल अप्लाइड है। इसका मतलब मान लो मेरा कोई ऑर्बिटल a है और कोई ऑर्बिटल b है, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसका n+l कम हो। यानी कि सपोज करो मेरे पास 4s ऑर्बिटल है और 3d ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन में तो 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा दिखा रहे हैं यहां पर, लेकिन अगर मैं किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखूं तो 4s के लिए n+l की वैल्यू 4+0 4 है, जबकि 3d के लिए n+l की वैल्यू 3+2 5 है, इसलिए 4s विल हैव लेस एनर्जी देन 3d। अगर n+l इक्वल है देन स्मॉल n इंप्लाइज लेस एनर्जी। इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज करो कोई मुझसे कहे कि आप 4p और 3d को कंपेयर करो, तो 4p में n+l की वैल्यू 4+1 5 आ जाएगी और 3d में भी n+l की वैल्यू 5 आ जाएगी, मैंने यहां पे निकाला है। तो अगर दोनों में ही n+l की वैल्यू 5 है तो जिसका n छोटा यानी कि 3d में n छोटा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब 4s की एनर्जी 3d से कम होगी और 3d की एनर्जी 4p से कम होगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल रहा हूं तो उसमें खाली n और l इंपॉर्टेंट हैं, m की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज मैं तुमको पीछे बताया कि जो किसी भी सबशेल के जितने ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। तो खाली एनर्जी देखने के लिए मुझे सबशेल तक ही देखने की जरूरत पड़ेगी। एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के होते हैं, तो मैं अलग अलग तरह की सबशेल्स देखूं तो n+l की मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी, जिसके लिए मेरे पास खाली 1s वाला ऑर्बिटल होगा। फिर जब मैं n+l को 2 लूं तो यहां पर भी खाली एक ही चीज होगी 2s। फिर जब मेरा n+l = 3 हो तो दो चीजें पॉसिबल हैं, 2p और एक 3s, जिसमें 2p छोटा होगा फिर 3s आएगा। फिर अगर मेरा n+l = 4 हो तो मेरे पास एक तो 4s आ सकता है या 3p आ सकता है। तो 4s और 3p में पहले 3p आएगा फिर 4s आएगा। अगर मैं n+l को 5 ले लूं तो मेरे पास 3 केसेस हो गए, एक तो ये 3d वाला, एक ये 4p वाला और इसके अलावा 5s वाला। तो जो कि यहां पर तीनों के लिए n+l की वैल्यू बराबर है, इसलिए n से डिफाइन करेंगे तो 3d की सबसे कम होगी, फिर 4p की होगी और फिर 5s की होगी। फिर ऐसे n+l = 6 करके देखते चले जाएंगे तो आगे सीरीज बनती चली जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बार इस सीरीज को बना करके लिख पाने में हमको दिक्कत होती है, तो हम इस चीज को एक डायग्राम के थ्रू याद कर लेते हैं। हम अपने ऑर्बिटल्स को 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, इसके बाद 5g होता, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं बिकॉज ऐसे एलिमेंट्स नेचर में पाए नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से बना करके लिख सकता हूं। और अब मैं डायगनली कट करना शुरू करूं, मतलब 1s कट करूं, फिर 2s, फिर 2p और 3s, फिर 3p और 4s, इस सीक्वेंस में कट करूं तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी में सीक्वेंस मिल जाएगा। 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद 4s, तब 3d, तब 4p, तब 5s और 5s के बाद फिर 4d 5p 6s, इस तरीके का सीक्वेंस आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस सीक्वेंस में भरे जाते हैं। ये कंसेप्ट आउबाउ ने दिया। आउबाउ प्रिंसिपल कहलाता है ये। आउबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले मैं 1s का इलेक्ट्रॉन भरूं, फिर 2s का इलेक्ट्रॉन भरूं, फिर 2p का इलेक्ट्रॉन भरूं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मुझे भरने चाहिए। सपोज करो कोई मुझसे कहे ऑक्सीजन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो सबसे पहले मेरे पास 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
1s में एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, तो यहां पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्यूपाई कर लिए। अब उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2p को अगर मैं देखूं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, बिकॉज p के 3 ऑर्बिटल हैं, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, लेकिन मेरे पास खाली 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2p4 लिख दूंगा। तो ये मेरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरह से जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसमें हम सिंपल 1s 2s 2p लिख करके और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर लिख देते हैं। एक और एग्जांपल करेंगे। सपोज करो मुझे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर वैसे ही सबसे पहले 1s लिखूंगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s लिखूंगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s के बाद 2p लिखूंगा जिसमें चूंकि 3p ऑर्बिटल है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये मेरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाद 3s लिखूंगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भेज दूंगा। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्लियरली आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना मुश्किल होता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक नया तरीका डिफाइन करते हैं जिसमें मैं ब्रैकेट में नोबल गैस लिख करके उसके बाहर आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। जैसे मैं मैग्नीशियम में देखूं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज है ये कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल वाली चीज नियॉन गैस है, तो मैं मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 भी लिख सकता हूं। इस तरीके से अलग अलग सबशेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड हैं ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी हैं। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये हुंस रूल से आता है। हुंस रूल क्या कहता है कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी इक्वल हो, एक सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं, पेयरिंग will take place only when all orbitals are half filled। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मुझे कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, तो वैसे लिखूं तो बहुत सिंपल है, 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसको हम ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो मेरे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये एक ऊपर और एक नीचे के 2 एरो का मतलब है, एक प्लस हाफ स्पिन वाला एक माइनस हाफ स्पिन वाला। फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ऊपर एक नीचे। पर अगर मैं 2p बनाऊं तो क्या ये ऐसे होगा या ये ऐसे होगा? तो हुन ने क्या कहा कि जब तक सारे ऑर्बिटल में, जैसे p में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, px py pz, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। फंडा क्या है कि जो पेयरिंग है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी लगती है, तो जब तक सेम एनर्जी का कोई दूसरा ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि यहां आने के बजाय वो यहां आ जाए, उसको पेयरिंग ना करनी पड़े। इसलिए इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है हुंस रूल के हिसाब से गलत है। हुंस रूल के हिसाब से अगर मान लो मैं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूं, ये मेरा 1s है, ये मेरा 2s है, ये मेरा 2p है, ये 3s है और ये 3p है। तो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन यहां, फिर हीलियम ऐसा, फिर लिथियम ऐसा, बेरिलियम ऐसा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता था, फिर दूसरा पेयरिंग कर देता था, बिकॉज इन सबशेल्स में खाली एक ही ऑर्बिटल है।
लेकिन अगर मैं 2p में देखूं तो जो बेरिलियम के बाद बोरॉन होगा वो तो ऐसा होगा, कार्बन यहां पर नहीं आएगा, यहां जाएगा, नाइट्रोजन कुछ ऐसा होगा। तो नाइट्रोजन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद जब ऑक्सीजन का 8th इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3s में जाने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी बिकॉज उसका ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए फिर 8वां इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग कर लेगा। तो ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये नियॉन कंप्लीटली फिल्ड हो गया ये ऑर्बिटल। फिर उसके बाद 3s में गए तो पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, फिर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फिल्ड होगा, जब हाफ फिल्ड हो जाएगा उसके बाद ही आगे के इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। वैसे जो उन्होंने एग्जैक्ट बात कही वो ये थी कि नो 2 electrons can have identical quantum numbers, मतलब कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके सारे क्वांटम नंबर सेम हो। तो अगर मैं किसी ऑर्बिटल को देखूं तो वहां पे n, l और m तो सेम होगा ही। तो अगर s को डिफरेंट होना है तो s की खाली 2 वैल्यू है, एक +12 एक -12, इसलिए एक ऑर्बिटल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे मैं 2 के बाद पीछे वाले डायग्राम में रुक जा रहा था, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो कि किसी एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इस तरीके से मैं आउबो प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस डिफाइन कर लूंगा और उसके बाद हुंस रूल के हिसाब से उनमें इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। किसी में 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता हूं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर के मैं किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं। तो चलो फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सवाल करते हैं। अभी तक जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था वो कार्बन और ऑक्सीजन जैसे छोटे एटॉमिक नंबर के एटम्स का कर रहा था। ये 2 प्रॉब्लम है। कह रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 26 एंड जर्कोनियम 40। तो आयरन 26 का मतलब है 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं यहाँ पे आउबो प्रिंसिपल के लिए लिख लेता हूँ 1s2, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d। इससे आगे मुझे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 बिकॉज बहुत छोटा नंबर है। तो सबसे पहले देखते हैं आयरन 26। आयरन 26 का मतलब है इसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1s2, उसके बाद डायगोनल में आएंगे तो 2s2, तो 1s2, 2s2, फिर 2p6 और 3s2, 2p6, 3s2, ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैग्नीशियम तक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद फिर 3p6, 4s2, 3p6, 4s2, तो ये 20 हो गए। यहां तक 12 से 6, 18 और 2 20 हो गए। अब 4s के बाद 3d आएगा, लेकिन चूंकि 3d में वैसे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए ये 3d 10 तक जा सकता था, पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन खाली 26 हैं। यहां तक मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, इसलिए 3d 6 होगा। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसमें अगर हम देखें तो ये 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस है 18 इलेक्ट्रॉन वाली। तो मैं आयरन को आर्गन 3d6, 4s2 लिखूंगा। d6 बाद में भरा गया है, लेकिन लिखने में मैं इसको आगे लिख लूंगा। पहले 3d6, 4s2 लिखूंगा, और जब मैं इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो आर्गन का तो बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसको बनाने में बहुत टाइम भी लगेगा। पर अगर सपोज करो ये मेरा 3d वाला ब्लॉक है और ये 4s वाला ब्लॉक है, तो 4s तो 2 है, फुली फिल्ड होगा। और 3d6 का मतलब है हुंस रूल के हिसाब से 1, 2, 3, 4,
5, पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर जो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयरिंग करके यहां आ जाएगा। इस तरीके से मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे या ऐसे दोनों लिख सकता हूं। ऐसे ही जर्कोमियम देखें तो जर्कोमियम 26 की बजाय 40 है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक मेरे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। इसके बाद 4s2 के बाद 3d10 पूरा भर देता हूं, 3d10 हो जाएगा, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 4p और 5s भी भर जाएंगे, तो फिर इसके बाद 4p6 5s2 यहां तक आ गए। अब मेरे पास ये 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद ये 4d में 2 हो जाएगा, तो ये जर्कोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहां तक 38 पूरे और उसके बाद 4d में 2 इलेक्ट्रॉन। और अब अगर मैं नियरेस्ट नोबल गैस देखूं तो यहां पे जहां पे 4p6 खत्म हो रहा है, यहां पर 4th पीरियड की नोबल गैस यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन आ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्रिप्टन 4d2 5s2 if 5 है। और फिर अगर मैं क्रिप्टन लिख करके इसके बाद के ये ब्लॉक्स बनाऊं, ये 4d और ये 5s, तो 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन भरे होंगे और 4d में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगला ये जो कंसेप्ट आया, ये आउ-बाउ रूल में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एग्जाम्पल दो करते हैं और फिर ये कंसेप्ट क्या है कंप्लीटली इन हाफ फिल्ड सबशेल वाला, ये बताते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24। तो अगर मैं फिर से वही 1s2 2s2, मैं इसको बना ले रहा हूं, बोल नहीं रहा, 3s2, तो मैं ये आउ-बाउ प्रिंसिपल के लिए वैसा ही ट्राइंगल बनाऊं और अब क्रोमियम 24 को देखूं तो आउ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इसमें क्योंकि 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए 2 2 4 और 6 10 12 6 18 20 और 4 24 होने चाहिए थे। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन, जो कि ये 3p6 तक होती है, और उसके बाद 3d4 4s2। लेकिन जब रियल लाइफ में क्रोमियम को देखते हैं तो जो रियल क्रोमियम 24 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1 हो गया। यानी कि ये आउ-बाउ प्रिंसिपल से थोड़ा सा अलग हट करके आ गया, जो हमारा सीक्वेंस था उससे अलग हो गया। यानी कि 4s में एक जगह खाली छोड़ करके भी इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो अगर मान लो कहीं एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में लाने से, 4s लोअर एनर्जी का है 3d हायर एनर्जी का है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में लाने से मुझे कहीं कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबशेल मिल रहा होगा, तो वो जो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड शेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो 3d और 4s के एनर्जी डिफरेंस को ओवरकम कर लेती है और इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में चला जाता है। तो इसीलिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 ना होकर के 3d5 4s1 हो जाता है। अब यही चीज अगर मैं कॉपर 29 में देखूंगा तो वहां पर इससे 5 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। इसका मतलब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन भी आउ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्रोमियम की तरह से ये भी गलत हो जाएगा। रियलिटी में इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1 हो जाएगा, बिकॉज 3d10 फिर अपने आप में फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है। तो यहां से एक एक्सेप्शन ये निकल के आया जो कि हम क्रोमियम और कॉपर के लिए सीखते हैं कि अगर कहीं पर मुझे फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड
सबशेल्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए अगर मुझे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन जंप भी कराना पड़े तो वो हो जाएगा। इसके साथ हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी सीख गए। विद दिस आई फिनिश दिस चैप्टर। अब आप लोग आराम से एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।